तो दोस्तों, आज हम इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। अगर इस स्कैम की साइज के बारे में बात करें तो वो करीब 32,000 करोड़ का स्कैम था। एक शख्स जो पहले रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स बेचने का काम करता था, उसने इतना बड़ा स्कैम किया तो जानकर हैरानी होती है। तो आज हम इसी स्कैम के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से इस स्कैम को एग्जीक्यूट करा गया। तो आज हम अब्दुल करीम तेलगी ने किए हुए स्टैम्प पेपर घोटाले के बारे में बात करेंगे। अब्दुल करीम तेलगी रेलवे के क्लास 4 ऑफिसर के बेटे थे। उनके पिता काफी सिंसियरिटी और हार्ड वर्क से अपना काम करते थे। अपनी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली को, जो कि कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। फिर वहाँ पर ही अब्दुल करीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7-8 साल थी तभी उनके पिता की डायबिटीज और अन्य कोई बीमारियों से डेथ हो जाती है। अब्दुल करीम तेलगी के और 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल हजीम। अपने पिता की डेथ के बाद ये तीनों भाई खानापुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्रूट्स बेचते थे। उस टाइम खानापुर रेलवे स्टेशन पर 10-12 ट्रेन रुका करती थी, जिनके भरोसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने बेलगांव की कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब ढूंढने लगा। शुरुआत के कुछ टाइम में उसे जॉब ढूंढने के लिए डिफिकल्टी आने लगी। फिर जब उसको पता चला कि मुंबई में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो सीधा मुंबई चला गया। वहाँ पे जाकर उसे फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया। लेकिन टारगेट्स अचीव ना करने की वजह से और अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से उसे वो जॉब खोनी पड़ी। उसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ ली। उसे साउथ मुंबई के एक किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। वहाँ पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी पैसे कमाने के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडिल ईस्ट में जाकर काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए 1986 में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहाँ जाकर उसने कुछ साल जॉब करी। वहाँ पर भी उसे कई सारी जॉब्स को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर तो अपना कुछ हो नहीं रहा है, तो वो फिर से मुंबई लौट आया और यहीं से उसके स्कैम की जर्नी शुरू होती है। अब्दुल करीम तेलगी शुरुआत से ही क्विक मनी में इंटरेस्टेड था। उसे मेहनत की कमाई के बजाय शॉर्टकट से करी हुई ज्यादा कमाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था, इसलिए वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगा जिसे वो तुरंत बहुत सारा पैसा कमा सके। उसने देखा था कि कई सारे ट्रैवल एजेंट हैं जो लोगों के फेक पासपोर्ट्स और वीजा बनाते हैं और उसके जरिए वो काफी सारा पैसा भी कमाते हैं। तो इस बिजनेस को देखकर उसे भी लगा कि मैं भी अगर ये काम शुरू करता हूँ तो मैं भी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। और इसी के चलते उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी शुरू की। कई सारे लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाना चाहते थे, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इन चीजों के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। तो अब्दुल करीम उनके डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके मेक श्योर करता था कि वो बड़े आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस कर पाए। कुछ सालों तक वो यही सब करता रहा और इसके चलते उसने काफी सारा पैसा भी कमा लिया। लेकिन एक बार इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। इमिग्रेशन एक्ट के तहत चीटिंग के मामले में उसे कुछ टाइम तक जेल में रखा गया और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल करीम तेलगी के फ्रॉड के इरादे और भी मजबूत हो गए। एस वी नो की जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोग एक जगह पर आते हैं और फिर वो अपनी स्टोरीज और आगे के प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कई बार तो यहीं पर उनकी टीम्स बनना शुरू हो जाती है और उनके कोलैबोरेशन होते हैं और आगे चलकर वो और भी कुछ बड़ा फ्रॉड या प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। जिस जेल में अब्दुल करीम तेलगी था, उसी जेल में एक और भी मुजरिम था जिसका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील करता था और उसी के रिलेटेड एक फ्रॉड में उसे जब्त कर लिया गया था। रतन सोनी रेगुलर क्राइम करता था, वहीं अब्दुल करीम तेलगी पहली बार अरेस्ट हुआ था, इसलिए वहाँ पर के जो पुराने मुजरिम थे वो अब्दुल करीम तेलगी को गाइड करने लगे। तो रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को कहा कि अगर तुम्हें क्राइम ही करना है तो कोई बड़ा करो ना, छोटे मोटे क्राइम में क्या फंसना। साथ ही में उसने तेलगी को एक फ्रॉड के बारे में आइडिया भी दिया। उसने बोला कि गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर ऑफिस है उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे किसी की भी ज्यादा नजर नहीं पड़ती। अगर हम नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दे तो कोई ये पता भी नहीं कर पाएगा कि वो असली है या नकली। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का यूज भी कई सारी जगह पर करा जाता है, जिसे हम इस फ्रॉड को अलग ही लेवल पर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो जेल से छूटने के बाद तुरंत रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी दोनों इस स्कैम पर काम करना शुरू करते हैं। उन दोनों को भी पता था कि अगर हमें इस तरह का कोई स्कैम करना है जो कि बड़े वॉल्यूम पर रहेगा तो सबसे पहले हमें पॉलिटिशियंस की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। वहाँ पर हमें अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, साथ में सही टाइम पे सही जेब में पैसे भी डालने पड़ेंगे। उन्होंने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1994 में
स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस लिया ताकि जब वो फेक स्टैम्प पेपर बेचना शुरू करे तो कोई उन पर डाउट ना करे। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पर ये स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे। जब वहाँ की मशीनरी जंग हो जाती थी तब उसका ऑक्शन कर दिया जाता था या फिर उसे भंगार में बेच दिया जाता था। तो अब्दुल करीम तेलगी ने वहाँ ऑक्शन में जाकर उस मशीनरी को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट बनाकर उसने वहाँ की डाई, प्रिंटिंग के लिए जरूरी स्पेशलिटी पेपर्स और जो बाकी चीजें हैं उसे लेना शुरू किया ताकि वो हूबहू डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर बना सके। तो अब्दुल करीम तेलगी के पास वही इंस्ट्रूमेंट थे और टेक्नोलॉजी थी जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास थी। बस फर्क ये था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में जो स्टैम्प पेपर प्रेस किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रिंट कर रही थी और यहाँ पर अब्दुल करीम तेलगी प्रिंट कर रहा था। और जब ये फेक स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तेलगी बेचने लगा तो ये पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नहीं। और स्टैम्प पेपर फ्रॉड ही नहीं, वो इसके साथ अलग अलग और भी फ्रॉड्स में काम कर रहा था जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड। लेकिन जब स्टैम्प पेपर फ्रॉड की साइज बढ़ने लगी और जब उसे उस फ्रॉड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखने लगा तो उसने अपने साइड फ्रॉड्स को धीरे धीरे बंद कर दिया और कम्प्लीटली इसी फ्रॉड पर फोकस किया। आगे चल के कुछ डिफरेंसेस की वजह से रतन सोनी और अब्दुल करीम सेपरेट हो गए और अब्दुल करीम अपने स्टैम्प फ्रॉड को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। उसने फेक स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स, इन सभी के डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर दिया और उसे वॉल्यूम के साथ बेचने भी लगा। अपने इस स्कैम को बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने करीब 350 एजेंट्स हायर करे थे जिसके जरिए वो इन फेक स्टैम्प पेपर को ज्यादा वॉल्यूम में बेचने लगा। उसने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म और बाकी बिजनेसेस को बल्क में अपने फेक स्टैम्प पेपर बेचना शुरू कर दिया। वो ये स्टैम्प पेपर डिस्काउंट में बेचता था तो बिजनेसेस को लगता था कि ये तो असली है, लेकिन लोगों ने ये शायद कहीं से चुरा लिए होंगे और इसीलिए इसे डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसलिए बाद में कई सारे बिजनेसेस उसे डायरेक्टली अप्रोच करके स्टैम्प पेपर को बाय करने लगे। अब्दुल करीम को पता था कि अगर उसे अपने इस फ्रॉड को अलग लेवल पर लेके जाना है तो जो असली स्टैम्प पेपर है उनका मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना होगा और इसीलिए वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन से मिलीभगत करके जो असली स्टैम्प पेपर है उन्हें फेक एड्रेसेस पर भिजवाने के लिए बोलता था, जिसके चलते बहुत सारे असली स्टैम्प पेपर गलत एड्रेस पर जाकर पड़े रहते थे। सो ही मेक श्योर कि मार्केट में किसी भी हालत में असली स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज क्रिएट हो। अपने इस स्टैम्प पेपर फ्रॉड को अब्दुल करीम बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगा। उसने अपने इस फेक स्टैम्प पेपर से 18 स्टेट्स में स्प्रेड कर लिया, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि उसने 32,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर बेच दिए। फ्रॉड से कमाए हुए इन पैसों से वो अय्याशी करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए बार्स में जाकर उड़ाने लगा। फिर ये 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसे अब्दुल करीम तेलगी का ये स्टैम्प पेपर स्कैम बाहर आया। ये 2000 में बेंगलुरु पुलिस को ये टिप मिली कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस टिप के बेसिस पर वहां पर जाकर छापा मारा। उस छापे में जो फेक स्टैम्प पेपर पकड़े गए वो जैसे के तैसे रियल स्टैम्प पेपर जैसे थे, जिससे पुलिस को भी पता चल गया कि ये काफी बड़ा स्कैम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर बाद में वो सारी बातें बताने लगे, जिसमें एक नाम था अब्दुल करीम तेलगी का। पुलिस ने तुरंत ही अब्दुल करीम तेलगी के फोन को ट्रैक करना शुरू किया, जिससे पुलिस को पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी ही इसमें मेन प्लेयर है। तो पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढना शुरू किया। जब उसे ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी तो भाग गया है, वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को फिर एक टिप मिली कि वो अजमेर जा रहा है और पुलिस ने वहां जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। अब्दुल करीम से इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला कि ये काफी बड़ा स्कैम है और एसआईटी यानी कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करी गई और एसआईटी ने इसके आगे की इंक्वायरी शुरू की। एसआईटी ने देखा कि अब्दुल करीम तेलगी 1994 से ये स्कैम कर रहा है और उसने बड़ी मात्रा में फेक स्टैम्प पेपर फैला दिए हैं। कुछ एरिया में तो ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पर फेक स्टैम्प पेपर ज्यादा थे और असली कम, लेकिन लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उन्होंने खरीदे हुए स्टैम्प पेपर फेक है। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि इस स्कैम से अब्दुल करीम तेलगी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और देश भर में उसके 40 के करीब प्रॉपर्टीज भी बाय करके रखी है। एसआईटी ने इस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने बताया कि इस केस में नासिक की जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है उसके कुछ ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, जिसने अब्दुल करीम को स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग उनसे रिलेटेड डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, लेकिन उसके बावजूद भी उन ऑफिशियल्स पर कोई कार्यवाही नहीं करी गई। इस पूरे मामले की छानबीन के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम भी सामने आए, जिसमें से एक अनिल गोटे थे, जो कि तब समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे। इस मामले में अनिल गोटे को 4 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में उन पर लगे हुए आरोप हटाए गए। जब अब्दुल करीम तेलगी की नार्को टेस्ट हुई तो उसने अलग अलग पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे, जैसे कि एनसीपी के शरद पवार, लेकिन बाद में इस नार्को टेस्ट को लेकर भी काफी बवाल मचा। कई सारी अथॉरिटी ने कहा कि जब ये नार्को टेस्ट हुई थी तब अब्दुल करीम तेलगी
होश में था। इस केस में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। जब अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया गया था तब मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हम अब्दुल करीम के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए उन्हें साथ लेकर जा रहे हैं, और फिर बाद में पाया गया कि अब्दुल करीम तेलगी पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर आराम और मजे कर रहा है, तो पैसे देकर उसने सबको अपना कर लिया था। जब इस मामले की छानबीन चल रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप काकड़े की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और बाद में ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और बाद में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर ये 2006 में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई और 202 करोड़ का फाइन भी लगाया। ये फाइन किसी मुजरिम पर लगाए गए फाइन में से हाईएस्ट है। साथ ही अब्दुल करीम के जो साथी है उन्हें भी कोर्ट ने सजा सुनाई। बाद में उनकी सजा को 30 से 13 साल कर दिया। अपनी सजा काटते काटते 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ को लेकर भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। कई सारी बातें सामने आती है कि अब्दुल करीम को भी हर्षद मेहता की तरह जेल में मारा गया ताकि इन मामलों में जुड़े हुए दूसरे लोगों के नाम बाहर ना आए, क्योंकि हर्षद मेहता और अब्दुल करीम दोनों के केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। दोनों ने पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम लिए थे और दोनों की डेथ जेल में हुई। अब्दुल करीम का यह कहना था कि वो इन मामलों में बहुत छोटा प्लेयर है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हैं जिनका इन स्कैम में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आगे जाकर वो बड़े नाम कभी सामने ही नहीं आए। बाद में तेलगी पर लगे सारे इल्जामों को हटा दिया गया, तो तेलगी के डेथ के बाद ही ये पूरा मामला खत्म हो गया। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।